बता दें कि दिल्ली में कल मतदान है। इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल उस ऑटो ड्राइवर लाली के घर गए जिसने उन्हें कल थप्पड़ मारा था। लाली ने अरविंद केजरीवाल से माफी भी मांगी। कुछ दिनों पहले ही अब्दुल ने भी अरविंद केजरीवाल से माफी मांगी थी। अरविंद केजरीवाल सबके घर जाकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ तो आज हो रहा है, कल दिल्ली में क्या होगा आइए ये भी देखते हैं। एक दिन पहले ऑटो ड्राइवर लाली की नजर में केजरीवाल सही आदमी नहीं थे। लाली ने गुस्से में केजरीवाल को बीच रोड पर सैकड़ों की भीड़ के बीच थप्पड़ मारा था। लेकिन रात बीती और अगले दिन ही लाली की नजर में केजरीवाल उसके हीरो हो गए। हाँ, मैं किए पे बहुत शर्मिंदा, मैं इनसे बड़ा माफी मांगता हूँ। मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए गैस कम करवाए, मेरे लिए चालान छोड़वाए, चालान छूट करवाए। गाड़ी बंद हो जाता था 15 दिन के लिए कांग्रेस से, तो मैं दुखी था। मैं केजरीवाल अपने साथियों के साथ सुबह लाली के घर गए थे। लाली को साथ बिठाकर बात की और फिर लाली केजरीवाल की लाइन पर आ गया। 2 घंटे बाद केजरीवाल उस अब्दुल वासिद के घर भी गए जिसने 4 अप्रैल को दक्षिणपुरी में थप्पड़ मारा था। अब अब्दुल भी अपने किए पर शर्मिंदगी जता रहा है। मैं माफी चाहता हूं उनसे, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उनका बहुत बड़ा दिल है, ठीक है। उन्होंने करा, बस उन्होंने छोटा समझ के मुझे माफ कर दिया। बाकी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं उनका, उन्होंने मुझे माफ करा। पहले थप्पड़ फिर माफी। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे केजरीवाल ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था। तो या तो इतना है कि इतनी ज्यादा लोगों के अंदर में एक क्रोध इनके प्रति आ गया है कि उसमें से 4-5 लोग उठ के हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इन पर हमला करता है, या फिर इनका खुद कराया हुआ है। क्योंकि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये जूता शाही और ये थप्पड़ जो है साथ लेकर के चलते हैं, अपना पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हाँ इससे आज थप्पड़ मरवाएंगे, उसके बाद इसे माफ करेंगे, उसके बाद सहानुभूति बटोरेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव का गणित देखें तो चांदनी चौक की 10 सीटों में से आपको 4, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट जेडीयू के खाते में गई थी। इस लिहाज से आपकी दावेदारी यहाँ थोड़ी मजबूत दिख रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की 10 सीटों में से 5 बीजेपी को मिली थी, 3 आपको और 2 सीटें कांग्रेस को मिली। इस लिहाज से इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। पूर्वी दिल्ली की 10 में से 5 सीटें आपको मिली थी, यहाँ 3 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिली थी। इस लिहाज से यहाँ आप भारी है। नई दिल्ली सीट की 10 में से 7 सीटें आपको मिली थी, जबकि बीजेपी को 3 सीटें। इस लिहाज से यहाँ तो आम आदमी पार्टी सब पर भारी दिख रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस और आपको 2-2 सीटें मिली थी, 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। इस लिहाज से बीजेपी भारी दिख रही है। पश्चिम दिल्ली की 10 में से 6 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन के खाते में गई थी, जबकि 4 सीटें आपको मिली थी। ऐसे में यहाँ भी बीजेपी का पलड़ा ही भारी दिख रहा है। दक्षिण दिल्ली की 10 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, आपको यहाँ 3 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी यहाँ भी मजबूत दिख रही है। ऐसे में अगर विधानसभा के नतीजों को आधार माने तो लोकसभा की 7 सीटों में 4 पर बीजेपी और 3 पर आपकी संभावना है। 2009 में सभी सीटें कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में कल क्या होगा। कुछ अहम सवाल भी हैं, ये वो हम आपके सामने रखते हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। कल दिल्ली में क्या होगा? कल मतदान है। क्या विधानसभा के नतीजे दोहरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या दिल्ली में मोदी का जादू चलेगा? और क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी जिस तरह की स्थिति अभी है फिलहाल दिखाई दे रही है विधानसभा में जो दिखाई दी उसके आधार पर अगर बात करें तो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद साहब मौजूद हैं, अभय दुबे और विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले नलिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? क्योंकि विधानसभा में जो स्थिति थी अगर उसको आधार माना जाए तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें फिर भी मिलती दिखाई दे रही हैं, ओपिनियन पोल भी उनको इतनी सीटें दे रहे हैं। तो जादू कहां चल रहा है नरेंद्र मोदी का? क्या जादू चलेगा नरेंद्र मोदी का कल? मैं थोड़ा जानता नहीं आपके आंकड़े कहां से हैं, लेकिन मैंने जब आकलन किया था विधानसभा चुनाव के बाद तो सुमेरा जी 5 सीटों पे भाजपा दिखती है और 2 पे आम आदमी पार्टी, और उस 2 में चांदनी चौक सीट जो थी उस पे 6000 वोट का फर्क था सिर्फ हम दोनों के बीच में। तो इसीलिए अगर आप उसको आंकड़ों के दृष्टि से देखते हैं तो 5 में तो स्पष्ट रूप से भाजपा की सीटें दिख रही थी, जो मैं असेंबली के आधार पे कह रहा हूं। 6ठे में सिर्फ 6000 का फर्क था,
7वें में कोई 30,000 का फर्क था। तो आंकड़ों की दृष्टि से और पिछले अगर असेंबली में देखें तो भाजपा अच्छी पोजीशन में है। इस असेंबली के चुनाव और आज के बीच में ये फर्क है कि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बन गई थी। 49 दिन में उस सरकार के कारनामे देश के सामने हैं और दिल्ली की जनता के सामने हैं। तो अब दिल्ली की जनता के सामने सारे मॉडल आ गए। कांग्रेस के 15 साल के शासनकाल, जिसके बाद स्वाभाविक है वो सत्ता से हट गए, सिकुड़ गए। केजरीवाल जी के 49 दिन और थर्ड भाजपा जो दिल्ली में पहले थी, तो लेकिन देश के जब चुनाव है, आपको लगता है कि विधानसभा से तो कांग्रेस के सामने जो है बीजेपी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और 49 दिन रही, तो स्थिति आपके मुताबिक बदल गई है। लोगों का जो ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, वो आम आदमी पार्टी के बारे में बदल गई है, ये आपका कहना है। हमारे साथ नदीम जावेद साहब मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन नदीम साहब, आपका क्या? आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक लाइन दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी हो गई। जब राष्ट्र भर में देखते हैं आप, तो राष्ट्र भर में या तो बीजेपी लेड इंडिया अलायंस है, अभी तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली में विधानसभा में तो काफी मजबूत स्थिति में थी नदीम जावेद साहब। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी क्या विधानसभा के आधार पर देखें तो आपकी तो स्थिति बिल्कुल बहुत खराब दिखाई देती है। सारी सीटें आपको मिली थी 2009 में। दिल्ली के पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 7 में से 7 सीटें मिली थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो नुकसान किया था वो अधिकतर कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया था और भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम नुकसान हुआ था पिछले चुनाव में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 49 दिनों तक जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर चली, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी का जो एक ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस था या एक ऑल्टरनेट राजनीति का जो विकल्प देने का काम उन्होंने या वायदा किया था वो पूरा नहीं हो पाया और वो एक्सपोज होते हुए दिखाई दिए। इसलिए जो वोटर बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट हुआ था वो वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है। दूसरी बात, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्शन हुआ था दिल्ली में वो नरेंद्र मोदी जी का हुआ था। इन्होंने 6 सभाएं भी की थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो नहीं रही जिसकी अपेक्षा लोग कर रहे थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में ये बात सही है कि कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला दिल्ली में हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरी लड़ाई से बाहर हो रही है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि बाहर हो रही है लड़ाई, क्योंकि लोगों ने उनका मॉडल देख लिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी आशीष खेतान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे इसके बारे में जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद है। राकेश सिन्हा जी, नदीम जावेद साहब का कहना है कि राकेश सिन्हा जी, नदीम जावेद का ये कहना कि विधानसभा के समय में भी नरेंद्र मोदी का काफी जोर था यहाँ पर दिल्ली पर, लेकिन वो असर नहीं दिखाई दिया, सरकार नहीं बन पाई थी बीजेपी की। तो क्या अब वो असर दिखाई देगा? क्योंकि जो विधानसभा के आधार पर हम देखते हैं तो 4 ही सीटें मिलती दिखाई दे रही है बीजेपी को। देखिए, उन्होंने अपनी दृष्टि से ठीक बात कही है कि विधानसभा के समय में वो बातों का अंदाज पार्टी नहीं लगा पाई, बाकी लोग भी नहीं लगा पाए थे। लेकिन एक बात जान लीजिए, विधानसभा और लोकसभा में अंतर होता है। वोटिंग पैटर्न विधानसभा और लोकसभा के अलग अलग होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के अन्य राज्यों में भी यही होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोकसभा में चुनाव का पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या होता है कि सभाओं में कितने लोग आ रहे हैं, लोगों में उत्साह क्या है, इन दोनों इंडेक्स के आधार पर सर्वेक्षण में क्या आ रहा है, यह साफ दिखाई पड़ता है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इन दलों से काफी आगे है। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के जो आसार हैं उसमें नॉर्थ इंडिया में कहीं कोई संदेह करने का कोई गुंजाइश नहीं बचा है। और आज ऐसी स्थिति लग रही है जैसे एक तरफा युद्ध हो रहा है। यह चुनाव पहला चुनाव है जहां कोई विपक्षी पार्टी बड़े पैमाने पर सामने नहीं है। कोई सामने एक तरफा चुनाव हो रहा है। विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने। अबे दुबे, क्या ऐसा है और क्या यही होने वाला है दिल्ली में कल? देखिए, चुनावी अध्ययन का जो शास्त्र है उसके कुछ स्थापित निष्कर्ष हैं। उसका पहला निष्कर्ष यह है कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां लोकप्रियता हासिल करती हैं उनका लोकसभा चुनाव में उसका उन्हें सीधा सीधा फायदा मिलता है। आज केवल वही पार्टियां जो अपने शासनकाल के आखिरी दौर में होती हैं और आखिरी दौर में बहुत अलोकप्रिय हो जाती हैं वो तो लोकसभा चुनाव में विपरीत नतीजे हासिल करती हैं। लेकिन जिन पार्टियों से अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे रही थी और नंबर 2 पे रही थी आम आदमी पार्टी। तो उस नतीजे के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में जो चुनावी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होनी चाहिए।
नंबर एक, जो चुनावी अध्ययन का शास्त्र कहता है जी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद से ये बात राकेश जी की बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे विधानसभा में नतीजे आते हैं वैसे के वैसे ही लोकसभा में नतीजे परिवर्तित नहीं होते। आप विधानसभा में एक लोकसभा सीट में 4 विधानसभा सीटें हैं, उसमें आप विधानसभा में 3 जीत सकते हैं, एक उसमें से हार सकते हैं। लेकिन लोकसभा में आप केवल 1 सीट जीतकर बाकी 3 सीटों का घाटा पूरा करके लोकसभा सीट जीत सकते हैं। तो ये फर्क हो जाता है किसके पक्ष में हवा चल रही है, किसके पक्ष में ज्यादा दबाव है, किसने बहुत बढ़िया प्रचार किया है, इन सब बातों का असर होता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि विधानसभा से यहां पे परिवर्तन क्या होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि दिल्ली के अंदर जो वोटों का बंटवारा मुझे लगता है कि बहुत ही वर्गीय आधार पर होने जा रहा है। जो गरीब आदमी का वोट है वो अलग तरीके से अपने आप को व्यक्त करेगा, और जो गरीब आदमी नहीं है, जो मध्य वर्ग में और मध्य वर्ग से ऊपर चले गए हैं, वो दूसरे तरीके से अपने आप को व्यक्त करेंगे। तीसरे, अल्पसंख्यक समाज का वोट भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मुताबिक भिन्न तरीके से अपने आप को व्यक्त करने जा रहा है। इसका आपको 10 तारीख को 16 मई को परिणाम देखना होगा कि वो किस तरफ जाता है। लेकिन जो आप एक और अहम बात कह रहे थे कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और आपके बीच में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कह रही है कि मुकाबला हमारे बीच में, आप तो कहीं है ही नहीं। इस पर बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। दिल्ली में कल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान भी जुड़ गए हैं। आशीष खेतान साहब, आप हमारे साथ कुछ देर से जुड़े, लेकिन हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली और कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद मौजूद है, जिनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनावों के बाद आपकी सरकार बनी और लोगों ने आपका मॉडल देख लिया, तो अब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। नहीं, देखिए ये बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि लोगों ने क्या देख लिया। हमने बहुत काम किए, 49 दिन खूब जमकर काम किया। इनका, कांग्रेस का और बीजेपी का जो मेन आर्ग्यूमेंट आम आदमी पार्टी के खिलाफ है वो सिर्फ ये है कि इन्हें सत्ता नहीं आती, इन्हें शासन नहीं आता है। हम ये बात मानते हैं कि हमें जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं आती है, और कांग्रेस और बीजेपी रोज एक नया दाव खेलते थे जब हमारी सत्ता थी, और जनता की काम ना हो इसके लिए रोज एक नई बाधा खड़ी करते थे। तो उन बाधाओं को कैसे पार किया जाए, इसका सारा प्रयास हमारा इसी में चला जाता था। और इसके अलावा इनके पास हमारे खिलाफ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमने कोई स्कैम किया, हमने बेईमानी करी, हमने जनता के लिए काम नहीं किया, हमने कोई बेईमान कैंडिडेट खड़े किए, या हम में से किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस हैं, हम ईमानदार नहीं हैं। कोई भी इनके पास आर्ग्यूमेंट, आरोप हमारे खिलाफ नहीं है। तो सिर्फ इनके पास यही एक प्रोपेगेंडा है कि इन्हें शासन नहीं आता है, इन्हें सत्ता नहीं आती। नदीम जावेद इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नदीम जावेद साहब, नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन देने का काम किया और यह मौका दिया कि आप परफॉर्म करें और आपका जो एजेंडा है उस एजेंडे को दिल्ली शहर में लागू करें और दिल्ली की सरकार को चलाने का काम करें। वो कौन से ऐसे विशेष कारण उत्पन्न हो गए कि 49 दिन में आपको छोड़ के भागना पड़ा। और आज केजरीवाल जी जो कैंपेन चला रहे हैं उसमें मुख्य बात ये निकल के आ रही है, वो खुद ये कह रहे हैं टेलीविजन पे भी और उसमें एफएम पर भी कि मैं छोड़कर दिल्ली नहीं भागा हूं। यानी दिल्ली की जनता में कहीं ना कहीं ये संदेश है कि ये छोड़ के भाग गए हैं। सवाल इस बात का था कि अगर आपको मौका मिला था तो आपको परफॉर्म करना चाहिए। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि क्यों छोड़कर भागे, इस पर जवाब लेंगे आशीष खेतान से। विजय विद्रोही भी हमारे साथ है। विजय, लेकिन क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत अहम है, कल जो मतदान होने वाला है दिल्ली खास तौर पर उनके लिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का गढ़ एक तरह से दिल्ली है, और वही तय करेगा कि दिल्ली के बाहर उसका कितना विस्तार हो पाएगा। और 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि एक तो कम से कम 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक मतदाताओं का निर्णायक असर रहता है, वो किस तरफ जाएगा। अगर वो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ गया तो नतीजे कुछ उनके पक्ष में हो सकता चले जाए। एक दूसरी बड़ी बात है कि पिछली विधानसभा चुनाव में मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला था जिन्होंने कहा था कि हम वैसे तो बीजेपी के हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम केजरीवाल के को समर्थन देंगे, लेकिन केंद्र में लोकसभा चुनाव में हम मोदी का साथ देंगे। अब उनमें से कितने लोग मोदी का साथ देते हैं, कितने लोग केजरीवाल के साथ टिके रहते हैं, ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरा, 49 दिन की सरकार के बाद जिस ढंग से ये सरकार छोड़ कर गए, उससे जो गरीब मतदाता, जो दलित मतदाता, जो वाल्मीकि मतदाता और गरीब तबके का मतदाता, उसकी जो नाराज़गी भी कुछ सामने आ रही है, वो नाराज़गी के चलते आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा या कितना वो कांग्रेस की तरफ लौटता है, ये भी फैसला, ये उस पर असर डालेगा कि आम आदमी पार्टी के हक में कितनी सीटें आती हैं।
आशीष खेतान, आज अरविंद केजरीवाल गए भी उस ऑटो ड्राइवर के घर, लाली के घर, जिसने कल उन्हें थप्पड़ मारा था। अब्दुल, जो पहले लड़का जिसने उन्हें थप्पड़ मारा था, वो भी माफी मांग चुका है। क्या उस नाराजगी को कम करने की कोशिश है? ये नाराजगी क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं किसी एक सेक्शन में ही सही कि आप सरकार छोड़कर भागे और वादे पूरे नहीं किए? देखिए जी, मैं विजय विद्रोही की बात और आपकी बात दोनों का जवाब देना चाहता हूं। विजय विद्रोही जी ने जो कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे और लोकसभा के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, वो सिर्फ संघी और हार्डकोर आरएसएस काडर था जिसने निश्चय किया था कि उसको शीला दीक्षित को हराना है। तो उन्हें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को हराने में ज्यादा सक्षम है हर्षवर्धन के मुकाबले, तो इसलिए वो हमारे साथ आ रहा था। उसका जो टोटल परसेंटेज है वो 1 से 1.5% है, इससे ज्यादा वो नहीं है। इसलिए ये जो प्रचार है कि अरविंद केजरीवाल फॉर सीएम और मोदी फॉर पीएम, ये बिल्कुल खराब प्रचार है। वो 1-1.5% ऐसा वोट है जो हार्डकोर आरएसएस का और बीजेपी का काडर है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं विजय विद्रोही जी की बात को ही और आगे बढ़ाता हूं। पिछली बार बहुत सारे लोग जो बीजेपी को हराना चाहते थे लेकिन उन्होंने वोट हमें नहीं दिया और कांग्रेस को वोट दिया, सिर्फ इसलिए हमें नहीं दिया, उनको ये यकीन नहीं था कि हम सीटें जितनी भारी मात्रा में जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। वो सारे वोट हमें इस बार मिलेंगे। तो वो सारे वोट जो कांग्रेस को गए, वो सारे वोट हमें इसलिए बार मिलेंगे क्योंकि अब हम एक विकल्प के तौर पर सामने आ गए हैं। वो भी अब कांग्रेस को नहीं जाएंगे, वो भी आपकी बात का जवाब दे दूं छोटा सा जी, आपकी बात का जवाब दे दूं कि ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी इस तरीके से लोगों के बीच में है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, आपने पानी मुफ्त कर दिया, बिजली के दाम आधे कर दिए। 49 दिनों में जो आम आदमी की टोपी लगा लेता था उससे कोई घूस नहीं मांगता था। आप हमको वापस इन भ्रष्ट पार्टियों के हाथ में क्यों छोड़ के चले गए? ये वापस कांग्रेस बीजेपी की जो भ्रष्ट राजनीति है उसमें वापस हम क्यों छोड़ के चले गए? ये नाराजगी जिसको हम बता रहे हैं कि हम वो नाराजगी भी आपके पक्ष में ही। चलिए इस पर बात करेंगे आगे, चर्चा हमारे पक्ष में ही नाराजगी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। जी। आंकड़ों की दृष्टि से और पिछले अगर असेंबली में देखें तो भाजपा अच्छी पोजीशन में है। इस असेंबली के चुनाव और आज के बीच में यह फर्क है कि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बन गई थी। 49 दिन में उस सरकार के कारनामे देश के सामने हैं और दिल्ली की जनता के सामने है। कांग्रेस के 15 साल के शासनकाल, जिसके बाद स्वाभाविक है वो सत्ता से हट गए, सिकुड़ गए। आम आदमी पार्टी का जो एक ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस था या एक ऑल्टरनेट राजनीति का जो विकल्प देने का काम उन्होंने या वायदा किया था वो पूरा नहीं हो पाया और वो एक्सपोज होते हुए दिखाई दिए। दूसरी बात, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्शन हुआ था दिल्ली में वो नरेंद्र मोदी जी का हुआ था। इन्होंने 6 सभाएं भी की थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो नहीं रही जिसकी अपेक्षा लोग कर रहे थे। 49 दिनों में जो आम आदमी की टोपी लगा लेता था उससे कोई घूस नहीं मांगता था। आप हमको वापस इन भ्रष्ट पार्टियों के हाथ में क्यों छोड़ के चले गए? ये वापस कांग्रेस बीजेपी की जो भ्रष्ट राजनीति है उसमें वापस हम क्यों छोड़ के चले गए? ये नाराजगी जिसको हम बता रहे हैं कि हम वो नाराजगी भी आपके पक्ष में ही। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। दिल्ली में कल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से नलिन कोहली हमारे साथ है। नलिन, आपने सुना आशीष खेतान को, वो कह रहे हैं नाराजगी तो हमारे पक्ष में है, सकारात्मक नाराजगी है। लोग दुखी थे बाकी जो सरकारें आ चुकी है उनसे, तो इसलिए वो चाहते हैं वापस आम आदमी पार्टी आए। अब राजनीतिक पार्टी है तो इनका अधिकार बनता है ये अपने पक्ष में हर चीज देख सके, लेकिन तथ्यों के थोड़े आधार पे बोलें तो हो सकता है इनको पक्ष दिख जाए। इन्होंने कहा टोपी लगाते थे तो भ्रष्टाचार घट गए, उसी दरमियान टोपी लगाकर लोग जब लाइट तोड़ते थे तो धमका देते थे पुलिस को। पुलिसकर्मी ने तो कंप्लेंट भी की थी। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अशोक खेमका ने तो वाड्रा जी के उसको स्टॉप किया था लैंड डील को, और तुरंत उसके बाद युद्धवीर जी आए IAS अफसर, उन्होंने क्लीन चिट दिया वाड्रा को। आज हिसार से युद्धवीर जी इनके प्रत्याशी हैं, वो दिखता नहीं है। राखी बिरला के खिलाफ इन्हीं के कैंडिडेट ने 7 लाख मांगने की बात की, उस पर कोई बात नहीं हुई। इनका इंटरनल मैकेनिज्म एक है, वो आज तक बैठा ही नहीं जब इनके ऊपर इनकी पार्टी के लोग आरोप करने लगे। थप्पड़ मारते इनके पार्टी के समर्थक मोदी जी का नाम लेते हैं। आज देश में चुनाव हो रहा है, देश को जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, ये गंभीर मामले हैं। इसके ऊपर राष्ट्र में आज इलेक्शन हो रहे हैं और हम इस बात को रख रहे हैं।
मोदी जी की हवा नहीं हवा कांग्रेस को दिखे ना दिखे, जनता देख सकती है, कैमरा तो देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी प्रासंगिक रहती है जब मोदी जी का नाम लेती है। यदि आम आदमी जी मोदी जी के ऊपर आरोप ही नहीं लगाएगी, रोज सुबह उठ के ये नहीं करेंगे, तो उनको कोई छापेगा भी नहीं। तो मैं तो पहले से कह रहा हूं, इनकी पूरी लड़ाई जो है 3 लड़ाई है। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस किसी तरह सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी टीवी में छपने की या प्रिंट में रहने की लड़ाई लड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं, जनता तो वोट करेगी, 16 को पता पड़ जाएगा। पार्टी का हमला है, वो नलिन का कहना है कि आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप प्रासंगिक बने रहें। देखिए, मोदी उसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसको बदलने के लिए आम आदमी पार्टी को बनाया गया है। मोदी ने येडियुरप्पा को पार्टी में लेकर आए हैं। येडियुरप्पा ने 70,000 रुपए का आयन और बेच दिया। उनकी चीफ मिनिस्टर शिप के दौरान 70,000 करोड़ रुपए का आयन और स्कैम हुआ। मोदी जी उनको लेकर आए क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। मोदी जी की कैबिनेट में बाबू सिंह बुखारिया हैं, जिनको जामनगर की कोर्ट ने इलीगल माइनिंग में 3 साल की सजा सुनाई। वेट करा। मोदी जी की पार्टी में 36 एमएलए ऐसे हैं गुजरात में, लेकिन आशीष 36 एमएलए ऐसे जिनके पास गंभीर आपराधिक आरोप है। लेकिन आशीष की जानकारी इतनी निराधार है कि इनको खुद ही नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल बुखारिया को क्लीन चिट दिया। आशीष जो है आशीष खनन में नहीं है, नलिन नहीं, खनन के मामले में नहीं है। तथ्यों को क्यों कहेंगे? आप चेक कर लीजिए, खनन में नहीं है। खनन में क्लीन खनन के मामले में क्या है? अरे पता लगा के आओ। सुबह जो है ये आशीष जी चैनल पे झूठ बोलने से बेहतर है पता लगा के आओ। अरे मैं भी पता करके ही बोल रहा हूँ आपको। पता करके आप पता कीजिए। अरे मैं भी बोल रहा हूँ, आप शर्त लगा लीजिए। अबे जी आप जो है, अबे जी कोई बात नहीं, आपकी टोपी पहने हो या ना पहने हो, हम जानते हैं समर्थक है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा लीजिए। 4 लोगों लेकिन नलिन जी बातों को नहीं दिए, अवैध खनन में नहीं है क्लीन चिट। ना मैं कभी जुआ खेलता हूँ, ना मैं जाता हूँ सट्टा बाजार में। आप एक बात सामने रख रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, बाकी लोग भी कुछ जानकारी सामने रख रहे हैं। ठीक है, छोड़िए नलिन, आप एक बात सामने रख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी कुछ जानकारी सामने रख रहे हैं, उनके पास भी वो जानकारी है इस वजह से। चलिए ठीक है, लेकिन आशीष आप अगर ये बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दे उठा रहे हैं, तो नलिन ने भी तो कई मुद्दे आपके खिलाफ उठाए ना। इस तरह के आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी लगे कुछ। नहीं, देखिए हमारे ऊपर क्या आरोप है कि हमने 70,000 रुपए का आयन और स्कैम कर दिया? नहीं। क्या हमारे पर आरोप है कि हमारे मंत्रिमंडल में या हमारे विधायक के ऊपर इलीगल माइनिंग का कोई कन्विक्शन है? हमारे एमएलए या हमारे कैंडिडेट्स क्रिमिनल्स हैं? ये हमारे ऊपर अगर आरोप है तो आरोप हमारे ऊपर लगाइए। ये कह रहे हैं कि 49 दिनों में आम आदमी पार्टी के कारनामे देख लिए। क्या थे हमारे कारनामे? हमने बिजली कंपनियां जो भ्रष्ट थी उनके खिलाफ ऑडिट का ऑर्डर इशू किया। क्या थे हमारे कारनामे? सिखों के दंगों में हमने एसआईटी बनाई। क्या थे हमारे कारनामे? हमने करप्शन के खिलाफ हेल्पलाइन इशू करी। क्या थे हमारे कारनामे? हम जन लोकपाल बिल, स्वराज बिल, सिटीजन चार्टर बिल लाना चाहते थे। ये हमारे कारनामे हैं, वो आपने किया। लेकिन नदीम जावेद साहब, अभी आशीष खेतान ने कारनामे क्या है हमारे? नदीम, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि वो कांग्रेस का वोटर जी का नाम ही नहीं लिया, जो कांग्रेस के साथ रहा, वो भी अब आपके साथ नहीं रहेगा, यानी आपकी सबसे बुरी हालत होने वाली है। और करनी में गैप है। नदीम, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं इसका जवाब दे दूं छोटा सा? जी दें। मैं इसका जवाब दे सकता हूं? आपसे शुरुआत में ही कहा कि आम आदमी पार्टी को विश्वास के साथ एक मिनट जवाब देना। नदीम साहब पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशीष खेतान एक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, फिर वो शायद जमीन पर एग्जीक्यूट करेगी। नदीम 1 मिनट उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आपका। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास 400 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। जब हम सत्ता में गए तो हमें पता चला कि 12-13 एफआईआर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन एफआईआर को हमें रिवाइव करना था, उसके लिए हमें एक निष्पक्ष जांच एजेंसी की जरूरत थी। इसीलिए हम जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे, क्योंकि सीबीआई कभी शीला दीक्षित को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, सीबीआई कभी बीजेपी को इन्वेस्टिगेट नहीं करती। हम चाहते थे जन लोकपाल बिल आए जिसकी बदौलत निष्पक्ष जांच हो सके बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ और शीला दीक्षित के खिलाफ और शीला दीक्षित के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ। चलिए ठीक है नदीम, लेकिन कल क्या होगा? एक मिनट नलिन, मैं आती हूँ आपके पास। नलिन मैं आती हूँ आपके पास, इन्होंने भाजपा का कहा, मैं आती हूँ आपके पास, मैं मौका दूंगी आपको। नदीम जावेद साहब को भी शामिल कर लेते हैं ना चर्चा में। झूठ से
वो भी मौजूद है चर्चा में, उन्हें भी शामिल होने दीजिए। मैं वापस आती हूँ आपके पास, आप दीजिएगा प्रतिक्रिया। ठीक है नदीम जावेद, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक दावा कि वो वोटर जो आपके साथ रहा वो भी अब आपके साथ नहीं रहेगा, आम आदमी पार्टी के साथ चला जाएगा, तो आपको क्या सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है? देखिए, आप आम आदमी पार्टी उसको जो कहना है वो कहेगी, लेकिन मैं जो बुनियादी बात सवाल उठा रहा हूं वो ये उठा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ जनादेश दिया था, और केजरीवाल जी के चेहरे पर जो जनादेश प्राप्त हुआ था बहुत कम समय में, शायद ही किसी राजनीतिक दल को 13 महीने के अंदर 28 विधानसभा की सीटें मिल जाए, बड़ा मुश्किल होता है देश की राजनीति में। बहुत लंबे समय के बाद यह मौका आम आदमी पार्टी को मिला था, और आशीष खेतान जी बहुत समझदार आदमी है, मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से इनसे बड़ा प्रभावित रहता हूं, लेकिन जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं कि हमला इसलिए लोग कर रहे हैं कि आप इतनी अच्छी सरकार चला रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आपने जनभावनाओं का अनादर करते हुए सरकार छोड़ी, जिन वायदों के साथ आप आए, लोगों में इतना गुस्सा है कि लोग, हम इस हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा है कि वो आप पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि आपने उनको धोखा देने का काम और दिल्ली को छोड़कर भागने का काम किया है। बुनियादी सवाल ये है कि अगर आपने करप्शन पर कोई बात उठाई थी, आप कांग्रेस के खिलाफ आप बात कर रहे थे, आप कांग्रेस की बात को प्रूव करते, कांग्रेस ने तो समर्थन देकर सरकार बना दिया। चलिए ठीक है, इस पर आप बात करेंगे आगे कि वाकई क्या गुस्सा और क्या वो दिखाई देगा, क्या वो भी असर डालेगा, कल क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में, उस पर आगे भी चर्चा जारी है। दिल्ली में कल क्या होगा, एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ अभय दुबे जी भी मौजूद हैं। अभय दुबे जी, आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का फायदा मिलेगा, या 49 दिन उन्होंने सरकार चलाई और फिर सरकार उनकी गिर गई, उसका क्या उन्हें नुकसान होगा? क्या विधानसभा से अभी में उसका असर होगा? देखिए, जो मध्यवर्ग है वो गवर्नेंस के आइडिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये मैं मानता हूं। तो मध्यवर्ग के एक हिस्से में जिसने आम आदमी पार्टी को बड़े पैमाने पर विधानसभा में समर्थन दिया था, उसमें कुछ इस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, या थोड़ा सा क्षोभ हो सकता है, या उसके प्रति वो आलोचनात्मक रुख अख्तियार कर सकता है कि भाई उनको सरकार छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या परिस्थितियां आती हैं इसको भी सब लोग समझते हैं, वोटरों को हमें इतना नासमझ नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात की तरफ आपका मैं ध्यान करूंगा कि 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस वक्त आज जिस वोटर की उम्र 18 साल है, उस वक्त उसकी उम्र 8 साल की रही थी। तो उसने दूसरी पार्टियों के किरदार को देखा ही नहीं है, उसने केवल कांग्रेस पार्टी का जो शासन है उसी के किरदार को देखा है। तो उसकी जो नाराजगी होगी, उस लिहाज से मैं समझता हूं जो नया वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके सामने केवल जो बहुत बड़ी संख्या में है, जो दिल्ली के चुनाव में भी असर डालेगा और बाहरी चुनाव डालेगा, उसके सामने केवल 2 ही विकल्प होंगे, या तो वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगा या वो आम आदमी पार्टी को पसंद करेगा। उसके सामने कांग्रेस विकल्प नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस पूरे चुनाव को एक नया रुख देगा। नदीम जावेद साहब, क्या इस तरह से आप कहीं भी इस पूरी दौड़ में कहीं आप दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, हम पूरी दौड़ में, कांग्रेस पार्टी आज इस देश में सरकार चला रही है पिछले 10 वर्षों से, और हम हमारी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मूल रूप से लड़ाई है। राज्यों में अलग अलग वोटर के ट्रेंड हो सकता है, जैसा कि अभय कुमार दुबे जी कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूं कि जो नया वोटर है उसने राज्य में भाजपा की सरकार भी देखी है और दूसरे क्षेत्रीय दलों की सरकार भी देखी है। ऐसा नहीं है कि उसने किसी और की सरकार देखी नहीं है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का इतना इंपैक्ट है कि बात गांव तक पहुंच पा रही है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस और दूसरे दलों की राजनीति को, सरकारों के काम के तरीके को लोगों ने देखा है। विशेष रूप से नौजवान आम आदमी के साथ साथ मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के हक में जनादेश देने का काम करेगा। मेरा एक छोटी सी बात यह है, हम लोग दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो 10 साल से केंद्र की सरकार थी, 15 साल से भी कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ पर तो दूसरी पार्टियों के शासन के किरदार को देखा ही नहीं है। लेकिन आशीष खेतान, एक बड़ा सवाल है जो बहुत अहमियत रखता है दिल्ली के लिए, जो मैंने अभय दुबे जी से भी पूछा कि आपकी जो 49 दिन की सरकार थी, 49 दिन आपने जरूर काम किया और आपके तमाम दावे उस काम को लेकर, लेकिन वो जो सरकार जिस तरह से गिरी है गई और उसको लेकर जो विपक्ष ने आप पर हमला किया और काफी मुखर हमला किया, क्या उसमें कहीं आप पीछे रह गए अपने आप को, अपनी स्थिति को साफ करने में, और क्या उसका कुछ नुकसान आपको लगता है आपको होगा? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है कि हमें शासन नहीं आता है, वो एक बहुत छोटा सा तबका है।
बेसिकली वो 1-1.5% जो संघी वोट है और उसमें कुछ हार्डकोर कांग्रेस के वोट जोड़ लीजिए तो 2% हो जाता है। लेकिन आम जनता ये जानती है और मुझसे लोग कहते हैं, मुझसे मॉर्निंग वॉक में एक बहुत बुजुर्ग आदमी मिले, 70 साल के सिख थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जो आदमी ईमानदार है और ईमानदारी की राजनीति में विश्वास रखता है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि उसने बीजेपी का करप्शन देख लिया 7 साल में एमसीडी में, कांग्रेस का करप्शन देख लिया राज्य में और केंद्र में, वो उसके पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ यही आरोप है कि हम छोड़ के चले गए, लेकिन उसको यह भी मालूम है कि अगर हम छोड़ के ना जाते तो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि जो हमारा जनादेश था, हमारा जनादेश किस चीज का था कि जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है चाहे ऊपर का करप्शन हो चाहे एमसीडी का करप्शन हो, चाहे आपके मुताबिक जो ईमानदार राजनीति चाहता है उसके पक्ष में वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। लेकिन नलिन, फिर आम आदमी पार्टी की अगर इस दावे को सही माने या इस दावे, जी बोलें। एक मिनट, जनता ये पूछती है कि बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए या कांग्रेस के पास 2,000-4,000 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए कहां से आ रहा है, ये जनता जानना चाहती है। इसलिए उसको पता है कि आम आदमी पार्टी जो कुछ चंद लाख रुपए में चुनाव लड़ रहा है वही एक ईमानदार विकल्प दे सकता है देश के सामने। नलिन, क्या ये अहम होगा लोगों के लिए? क्या ईमानदार विकल्प के बारे में सोच रहे हैं और क्या आम आदमी पार्टी फिर उनके लिए एक अहम पार्टी है? मेरे कुछ पॉइंट मैं अपना आगे रखना चाहूंगा इनको। एक तो अभय जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रखी, जो उन्होंने जैसे कहा कि जो 8 साल का वोटर था आज वो 28 का है, और युवा वोटर की बात की, कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं कि उसके लिए आज बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अगर आप हमारे मैनिफेस्टो को देखते हो उसमें मूल मंत्र बार बार है रोजगार के अवसर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात होती है, चाहे एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म की बात हो रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हम उसको कार्डर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये मेन फाइट जो है कांग्रेस बीजेपी उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी का आप लगातार देखिए, मैं आ रहा हूं। अगर आप फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने तो आज 6 हमारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, ये 6 हैं। हम एक मुद्दे पे थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी अतिरिक्त भी बहुत है। फिर स्वास्थ्य की बात हो सकती है, अलग अलग। आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल पे 2 मिनट बोलूंगा। इन्होंने क्या कहा, आप अपना बिजली का बिल मत दीजिए, हम कानून से आपको बचाएंगे नहीं। सुनिए इसको, सुनना बताइए। एक सेकंड भाई, इतना ही कि आप कानून जो है तोड़ दीजिए, हम आपको कानून लाएंगे बचाने के लिए। तो जिस इंसान ने लगातार अपने बिल दिए उसके साथ नाइंसाफी, तो क्या सिस्टम को ऐसे आप करते हैं गवर्नेंस मॉडल में? चीफ मिनिस्टर ने क्या मॉडल दिया कि मैं धरना अपनी सरकार के खिलाफ अराजक हूं कहते हैं। तो हम इन चीजों को देख चुके। आज देश को एक सरकार चाहिए जो देश की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे। यहाँ पर अगर फिल्म स्क्रिप्ट की तरह या सीरियल की तरह थोड़ी ना सरकार। चलिए ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल दिल्ली में मतदान है तो अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें, और क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे उस पर आगे चर्चा करेंगे तब जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन देखते हैं दिल्ली में कल क्या होगा।